नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। और मैं हूं आप लोगों के साथ यहाँ पर उर्वशी सिंह और आज हम बात करेंगे। बेसिकली आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारे इंडिया में मैरीटाइम समिट यहाँ पर हुई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी मैरीटाइम इंडिया समिट है। 3 दिन की ये पूरी समिट थी, इवेंट थी, और यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। इसमें मेन फोकस जो था वो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर था। अभी ब्लू इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे सबसे बड़ी चीज कि आपको नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा कि क्या एक्चुअल में मैरीटाइम है, जो हमारे जीडीपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के बेसिस पर सारी बातें हम इस वीडियो के दौरान यहाँ पर करेंगे। तो जो भी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में, नरेंद्र मोदी जी ने ट्यूसडे को इनॉग्रेट किया है 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया का समिट। और ये अब तक का सबसे बड़ा समिट है हमारे इंडिया का, जो कि मुंबई में हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इन्होंने यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर अमृत काल विजन लेकर आया गया है, और ये अमृत काल विजन जो है वो 2047 के लिए अनवेल किया गया है, जिसमें इंडिया की ब्लू इकोनॉमी का एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। ठीक है, ब्लूप्रिंट फॉर द ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी बेसिकली ऐसी इकोनॉमी जो कि ओशन वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, कि ओशन का यूज कर कर, सीज का यूज कर कर, किस तरीके से पोर्ट्स का यूज कर कर हम अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बूम कर सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पूरी बात ये की गई है। इन लाइन विद द फ्यूचरिस्टिक प्लान, प्राइम मिनिस्टर inaugurated dedicated to the nation and laid the foundation stone for projects worth rupees 23,000 crores that are aligned with the Amrit Kal Vision 2047। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरीके से 23,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है वो इस मैरीटाइम समिट के दौरान इनॉग्रेट किए गए हैं। और इन सारे प्रोजेक्ट्स का जो नींव है वो इसी दौरान इसी समिट में रखा गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अमृत काल विजन 2047, इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरा फ्यूचरिस्टिक प्लान है मैरीटाइम समिट का ही। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो मेन मुद्दा है वो ये है दोस्तों कि किस तरीके से हमारे इंडिया में जो पोर्ट्स हैं, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चल रही है, उनको प्रमोट किया जा सके। साथ ही साथ ऐसे पोर्ट्स हम बनाएं जिससे हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि आप खुद समझो कि जो हमारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, जो जितने भी बंदरगाह हैं, उसमें इंटरनेशनल शिप्स भी आती होंगी, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई हाईटेक पोर्ट नहीं है जहां पर हम उस इंटरनेशनल शिप्स को लोकेट कर पाए या फिर उसे पार्क कर पाए। अभी तक हमारे पास वैसी कोई फैसिलिटी है नहीं। ठीक है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल स्मार्ट पोर्ट्स बनाया जाएगा और उसे हाई डिफाइंड किया जाएगा, ताकि हम ऐसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से पीछे ना हटे और हमारे इंडिया में मैरीटाइम के थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, इसके ऊपर भी बात की गई है। मोदी जी ने बताया है कि वो क्या यहाँ पर सोचते हैं और कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि 2047 तक कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट आना चाहिए मैरीटाइम समिट के द्वारा, या मैरीटाइम की जो ये आपकी पूरी सेक्टर है उस पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी एक चर्चा यहाँ पर लेंगे हम। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अभी तक का सबसे सबसे बड़ा मैरीटाइम इवेंट हुआ है, ठीक है, कंट्री में। और आपको ये भी बता दूं कि इस मैरीटाइम इवेंट को पार्टिसिपेट किया है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज की जो मिनिस्ट्रीज थी वो इस टेस्टिमनी के द्वारा या फिर इस टेस्टिमनी के साथ, इवेंट के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, जैसे मिडल ईस्ट के थे, साउथ अमेरिका के, एशिया के, यूरोप के, अफ्रीका के बहुत बड़े बड़े डेलीगेट्स यहाँ पर इस टाइम आए थे। इवन मिडिल ईस्ट से भी काफी डेलीगेट्स थे, काफी मिनिस्ट्रीज थी जो शामिल हुई थी। इवन सिर्फ अदर कंट्रीज की बात नहीं करते, हमारे इंडिया के ग्लोबल सीईओज, बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स, ऑफिशियल, सब लोग इस मैरीटाइम समिट का पार्ट थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों मैंने बोला कि अभी तक का सबसे बड़ा मैरीटाइम रहा है। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है जो आपको समझना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, ये 3rd एडिशन है, इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है ना, तो ये भी आप ध्यान रखना। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये इतना बड़ा समिट है और आप लोगों को पता है कि हमारे पास काफी अच्छा
बोलूँ तो मैं मैरीटाइम का संभावना है सारे स्टेट्स के साथ जो कि सीज को फेस करते हैं, जो इंडियन स्टेट्स हैं जिनके पास अच्छा एक लाइन है मैरीटाइम की, जिनके पास काफ़ी पोर्ट्स है, जैसे चेन्नई हो गया, वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, बॉम्बे का एरिया हो गया, फिर हमारे साउथ के जो इंडियन स्टेट्स हैं, इन्होंने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है इस समिट के दौरान। हालांकि पूरा ये जो इवेंट था वो होस्ट कर रहा था सेंट्रल हमारा गवर्नमेंट ही, लेकिन इसमें इंडियन स्टेट्स की भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम वो भी इसके साथ जुड़े ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, उस स्टेट को भी फ़ायदा हो सके। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट इस समिट के दौरान किया है, समझ सकते हैं आप, राइट। अब ये जो 3 दिन का पूरा समिट था, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या डिस्कशंस लिए गए। सबसे पहले कि किस तरीके से जो मैरीटाइम सेक्टर है उनको हम फ्यूचरिस्टिक बना सकें, कि फ्यूचर में बड़े बड़े पोर्ट्स, बड़े बड़े जो टनल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्रिएट करें ताकि पूरा एक मल्टी हब मॉडल हमें मिले। साथ ही साथ डीकार्बनाइजेशन के ऊपर बात की गई थी, ठीक है, कोस्टल शिपिंग के ऊपर बात की गई थी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बात की गई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर शिप बिल्डिंग के ऊपर भी बात की गई थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से चाइना भी काफ़ी अपने मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप कर पाया है शिप बिल्डिंग की खातिर। तो यहाँ पर शिप बिल्डिंग की भी बात दोस्तों की गई थी, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंस कैसे होगा, इंश्योरेंस कैसे होगा, रिपेयर रिसाइकलिंग कैसे होगा, ये सारे मेन मुद्दे थे जो कि इस समिट के दौरान सारी बातें की गई थी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। Prime Minister said that the history bears testimony that India's maritime capabilities have always benefited the world. The Prime Minister listened the systematic steps undertaken by strengthen the sector of last few years. और मुझे बिल्कुल याद है दोस्तों, और आई एम श्योर आपको भी याद होगा कि G20 जब हुआ था हमारे इंडिया में, उसके दौरान भी यहाँ पर IMEEC कॉरिडोर का घोषणा की गई थी, जो कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ठीक है, जिसमें मैरीटाइम सेक्टर को ही ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई थी। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल कंट्रीज हो गई, बाहर की कंट्रीज हो गई, या फिर हमारा इंडिया हो गया, इन सबकी कोलैबोरेशन की बात उस टाइम हुई थी। तो यहाँ पर मैरीटाइम को लेकर G20 में भी बात की गई थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, और आई एम श्योर आपको याद भी होगी वो चीज़। ही सेड दैट द नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट port or inland development, inland waterways, multi-modal hub will be undertaken, this leading to reduction in the business cost। तो ये बात जो मैंने अभी आप लोग को बताई कि क्या मेन मुद्दे थे इन तीन दिन के इस पूरे समिट के, जैसे डीकार्बनाइजेशन बताया मैंने आप लोगों को, शिप बिल्डिंग बताया, ठीक है, फ्यूचर मॉडल्स बताए, इसके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन बताए, तो ये सारी बात यहाँ पर लिखी गई है, और ये बात यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रेटरेटेड भी की गई है। उनको इन्होंने यहाँ पर इन सब चीज़ों को हाईलाइट भी किया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों को बतानी चाहिए, जो टर्न अराउंड टाइम था हमारे पोर्ट्स का, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जैसे सपोज करिए बाहर से कोई बड़ी शिप आई, ठीक है, अब वो शिप आई, वो पोर्ट पर पार्क हुई, है ना, मान लीजिए बॉम्बे पोर्ट पर पार्क हुई, उसके बाद वहां से वो अनलोड होता है सारे सामान, कुछ दिन उसकी फिर फ्यूलिंग व्यूलिंग होती है, क्लीनिंग होती है, और फिर वापस से लोड होता है सामान, फिर वो वापस जाता है। तो इस पूरे टर्न अराउंड टाइम में पहले 48 घंटे लग जाते थे, 42 आवर्स और 48 आवर्स लग जाते थे, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम पोर्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इस टाइम को घटाकर लेस देन 24 आवर्स कर दिया गया है, देखिए, है ना, और इससे भी कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो पोर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल शिप्स आती हैं, उनको ज़्यादा हसल नहीं फेस करना पड़े। और साथ ही अगर टर्न अराउंड टाइम कम होगा ना, तो इससे हमें ही फ़ायदा है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक ज़्यादा बहुत बड़ा डीप पॉइंट है, टर्न अराउंड पॉइंट, जो कि हमें फोकस करना चाहिए, इसके बारे में भी मोदी जी ने बात की थी। साथ ही साथ एक और चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों को समझानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बार बार ये वर्ड हमारे पास आ रहा है, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर लेते हैं। मैंने काफ़ी सरल भाषा में इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि जो बड़ी बड़ी इतनी आप लोग देख रहे हैं आर्टिकल्स है, इसका जो मेन मुद्दा क्या है, क्रक्स क्या है, वो आपको नॉर्मल हिंदी भाषा में समझा सकूँ, सिंपल भाषा में समझा सकूँ, ये मैंने कोशिश की है इस वीडियो में, ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी बेसिकली वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है कि जितने भी ओशियन रिसोर्सेज है, ठीक है, जितने भी ओशियन रिसोर्सेज हैं, उनको आप किस तरीके से यूज करते हो, वो होता है ब्लू इकोनॉमी, और उनको सस्टेनेबल ढंग से यूज करना ही सबसे बेस्ट है, ताकि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके।
और आपको मैं बता दूं कि 14th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, वो भी यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी को लेकर ही है, जिसमें लाइफ बिलो वाटर किस तरीके से हम उसको हार्म नहीं करें, ये बात बताई जाती है 14th एसडीजी गोल में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से लाइफ बिलो वाटर जो है वो प्रोटेक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हर कंट्री को अपना जो 14th एसडीजी गोल है, या फिर अगर मैं बोलूँ ब्लू इकोनॉमी है, उस पर वर्क करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द वे यू कैन increase your GDP, or you can develop your country with the great numbers of economy development, right? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जीडीपी को एक बूस्ट मिले, और हमारे इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको डेवलप करने का टाइम अब आ चुका है। साथ ही साथ मैं एक और बात दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि जितने भी ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उन पर भी वर्क किया जा रहा है कि वो लाइफ बिलो वाटर पर पूरा ध्यान दें, और जितनी भी उनकी एक्टिविटीज होती है डे टू डे, डेली टू डेली, उसमें वो इस 14th एसडीजी गोल का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, ये मैं आपको बता दिया मैंने यहाँ पर, है ना। अब इसका रेफरेंस लेते हैं हम, जो 2047 की बात, अमृतकाल विजन की बात है, इसमें सबसे पहले तो मेन एम क्या है, देखो कि वो पोर्ट फैसिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिस रहेगी, और इसके थ्रू हम अचीव क्या करेंगे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को अचीव करेंगे। ठीक है, यही है अमृतकाल 47 का ओवरव्यू, अगर आप समझे तो, अगर सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो। ठीक है, कि भैया हमें अपॉर्चुनिटीज मिले कि हम वर्ल्ड वाइड क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। अब यहाँ पर बात आ जाती है सबसे बड़ी कि 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो 23,000 करोड़ की जो प्रोजेक्ट्स है वो अमृतकाल विजन 2047 को लेकर ही हैं, और जिसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पता है क्या, एक बार मैं आप लोगों को ऐसे लिखकर समझा दूं। इस 23,000 करोड़ के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, एक सेकेंड, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट आता है यहाँ पर वो आता है 18,800 करोड़ का। ठीक है, जिसमें 21 प्रोजेक्ट शामिल हैं, और ये सबसे बड़े हैं 18,800 करोड़ के, जो कि यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं। उनमें सबसे बड़ा, इस 18,800 करोड़ में सबसे बड़ा 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है, और वो उस प्रोजेक्ट का नाम है टूना टेकर, जो कि यहाँ पर आपको गुजरात के दीनदयाल पोर्ट पर दिखेगा, जिसे हम कंडाला पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया। इस 18,800 करोड़ में से 450 करोड़ का, ये देखिए, दीनदयाल पोर्ट पर, और वो भी पीपीपी मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर जो है वो यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, टूना टेकर, और ये पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से बनाया जा रहा है इसको। एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड, तो एक ग्रीन फील्ड है। इसमें क्या होगा, एक टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके थ्रू जो इंटरनेशनल शिप्स है उनका टर्नओवर टाइम कम किया जाएगा, और उनको अच्छे से पार्क किया जाएगा, उनको जगह मिलेगी कि वो आकर इस पोर्ट पर आराम से अपनी शिप्स को पार्क कर सकते हैं, और जो भी उनका क्लीनिंग का प्रोसेस है या फिर रिफ्यूलिंग का प्रोसेस है वो वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर इस पूरे 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर अनवेल्ड अमृतकाल विजन 2047 long-term blueprint for the Indian maritime blue economy. The blueprint outlines strategic aims enhancing port facilities, promoting सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बस ये तीन चीजें हैं, ये तीन पिलर ही है जिस पर ये पूरा मैरीटाइम टिका है। पहला, पोर्ट फैसिलिटीज को डेवलप करना, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और तीसरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जिसके लिए 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को क्या किया गया है, फाउंडेशन इसका रखा गया है, नींव यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड टर्मिनल बनाने का है दीनदयाल पोर्ट गुजरात में। अब क्योंकि ये समिट जो 3 दिन का हुआ था, उसमें दोस्तों क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन किए गए थे प्राइम मिनिस्टर जी को डेडिकेट करते हुए, मतलब इन्होंने यहाँ पर साइन किए थे, इंटरनेशनल थे वो सारे, जिसके ये 300 एमओयू का वर्थ बताया जा रहा है 7 लाख करोड़ का। ठीक है, 300 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन हुए, 300 एमओयू यहाँ पर साइन हुए, जहां पर इसका वर्थ बताया जा रहा है 7 लाख करोड़ का। हो सकता है फ्यूचर में कितने फेल होंगे कितने पास होंगे वो तो वक्त बताएगा, ये पार्टनरशिप। लेकिन अभी तक जो ये 300 एमओयू यहाँ पर साइन किए गए ना, इनका
टोटल है 7 लाख करोड़। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेशनल पार्टनरशिप ये हुई है, ठीक है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक चीज और मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये अमृतकाल विजन 2047 जो है, इसमें और क्या क्या एम है हमारे डेवलप करने के, उनके ऊपर भी थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पर इस दौरान अमृतकाल विजन 2047 के दौरान यहाँ पर 14 मेजर, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, 14 मेजर कार्बन न्यूट्रल पोर्ट्स ये बनाए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो सुरक्षित रहे। दूसरा 14 हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ जो कैपेसिटी है पोर्ट्स की, शिप्स को हैंडल करने की, उसको 4 गुना बढ़ाया जाएगा। 5 स्मार्ट पोर्ट्स इंडिया में डेवलप किए जाएंगे और ये पूरा 100% पीपीपी बेस्ड रहेगा, ठीक है, पीपीपी मॉडल बेस्ड यहाँ पर रहेगा। जो पहले हमारा किराया इंटरनेशनल शिपिंग का 6% 12% लगता था, ठीक है, उसको घटाकर 6% उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। जो किराया हम लेते थे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे इंडिया से कोई शिप जा रहा है, बाहर कोई शिप जा रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, उसका फ्रेट हम 6% अभी चार्ज करते हैं, उसको बढ़ाकर 12% किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बात है कि शिप रिसाइकलिंग इसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अट्रैक्ट करने की बात है बाहर के देशों से इंडिया में, तो करीबन 20 लाख करोड़ का, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पीएम मोदी का यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात है ना इस पूरे मैरीटाइम समिट से, कि जो जो चेंजेस में बताए जा रहे हैं कि आने वाले 2047 तक 20 लाख करोड़ रुपए हमें इन्वेस्टमेंट लेकर आना है इंडिया में एफडीआई के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो आप मार्क कर ही लेना, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। पूरे जो आप लोगों का आर्टिकल है, ये सारी बातें जो की गई है ना, इन सबको तोड़कर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही यहाँ पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को पूरा जो ब्लेंड है उसका समरी मिल जाए, क्या पढ़ना है उसका आइडिया मिल जाए, और यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है वो आपको पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि सारी न्यूज़ नहीं, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 3 दिन का समिट का यहाँ पर मैंने पूरा समरी दे दिया, आप ये भी देख सकते हो। ये जो मैंने आप लोग को पहले बताया था ना कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा, कोस्टल शिपिंग होगी, ये यहाँ पर रिसाइकलिंग वगैरह होगी, ठीक है, शिप बिल्डिंग की बात जो मैंने बताई थी आप लोगों को, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फर्स्ट मैरीटाइम जो हुआ था 2016 मुंबई में हुआ था, सेकंड मैरीटाइम 2021 में किया गया था, और 2023 का ये थर्ड एडिशन है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये भी एक आपका समरी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। आशा करते कि वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सारे बुलेट पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देंगे, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है avision.co.in, जहाँ पर आप अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हो। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा वहाँ पर। साथ ही साथ WBCS, बैंक, SSC, रेलवे, सभी के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है, आप उन्हें अवेल कर सकते हैं। और एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो ये है कि दुर्गा पूजा चल रही है, काली पूजा चल रही है, सॉरी, दुर्गा पूजा और नवरात्रे यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों। 30% का ऑफ, यानी 30% का डिस्काउंट ऑन ऑल द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशंस और कोर्सेज अभी आप लोग अवेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट करिए, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करिए, और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस, राइट। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस पर जाकर आप प्लीज हमारे MCQs को सॉल्व करिए, क्योंकि वो भी आपके नॉलेज को अपलिफ्ट